So last time we had studied which topic? लास्ट टाइम हमने क्या किया था? कुछ तो किया था, केस 1 केस 2 किया था। किसका? इक्विवेलेंस का। ठीक है, ठीक है, रिएक्शन एंड रिएक्टिविटी इक्विवेलेंस का किया था। इक्विवेलेंस में मैंने क्या बताया, दो मेथड बताए थे ना इक्विवेलेंस के। क्या? केस 1 और केस 2। केस 1 था अपना जब एन फैक्टर सेम हो, कनेक्टिंग रिएक्शन रिएक्टेंट का, और केस 2 क्या था, जब अलग अलग हो एन फैक्टर, है ना। तो अब हम ये जो क्वेश्चन ले रहे हैं किस पे बेस्ड होगा? केस 2 पे। केस 2 में क्या है, देखो यहाँ एन फैक्टर क्या है बताओ। बताओ यहाँ KiO3 से क्या बन रहा है? I2 बन रहा है। क्यों KiO3 सर्किल किया? क्योंकि सर्टेन अमाउंट ऑफ KiO3 इज मिक्स्ड। अब अपने को पता नहीं कितना अमाउंट है, लेट इट बी W ग्राम्स, है ना। कितना? W ग्राम्स है ना। हमें यही तो निकालना है, फाइंड वेट ऑफ KiO3 टेकन। मतलब हमने क्या मान लिया इसका? W ग्राम्स। ठीक है, अब देखो आप थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर क्या होगा, इसको हमने किससे मिलाया? एक्सेस ऑफ Ki से, है ना। Ki से मिलाया, तो Ki के एक्सेस से मिलाने पे HCl की प्रेजेंस में कौन सी गैस इवॉल्व हुई? आयोडीन। और क्या आयोडीन नेक्स्ट स्टेप पे भी है रिएक्शन में? हाँ, यानी कनेक्टिंग रिएजेंट क्या होने वाला है? I2। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पे क्या कह रहे हैं? एंड इट इज कंप्लीटली डीकलराइज्ड बाय 100 ml ऑफ दिस। तो इसका डेटा दे रखा है 100 ml ऑफ, और इसकी मोलैरिटी 0.2 मोलर ये दे रखा है अपने को थायो इसका Na2H2O3 सॉल्यूशन का। फाइंड द वेट ऑफ दिस। ठीक है, इतना ही दिया हुआ है और कुछ दिया नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमें किसके बारे में दिया हुआ है? इसका, ये नहीं, इसका दिया है ना। और किसके बारे में निकालना है? इसके बारे में। तो जिसके बारे में दिया हुआ है डेटा और जिसके बारे में निकालना है, उसके इक्विवेलेंट्स क्या हम इक्वेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते अभी डायरेक्टली नहीं, पहले चेक करते हैं। पहले चेक करेंगे एन फैक्टर सेम है। अगर I2 और इस I2 का एन फैक्टर सेम है, तब हम बोल सकते हैं इसके मिली करंट इसके बराबर है ना। लेकिन अगर I2 यहाँ पे एन फैक्टर और इसका I2 का एन फैक्टर डिफरेंट आया, तो हम नहीं कह सकते दिस इक्वल टू दिस। समझ में आ गया? तो लेट्स सी यहाँ के I2 का क्या एन फैक्टर आता। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एन फैक्टर I2 का आता है 10/6, और यहाँ आयोडीन का जो एन फैक्टर आता है वो आता है 2। तो क्या एन फैक्टर सेम है कि अलग है? ये कैसे फाइंड करेंगे? एन फैक्टर तो निकालना सिखाया तुम्हें, एन फैक्टर तो निकालना सिखाया है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या बताया था, जब ऐसा आ जाए तो मिली इक्विवेलेंस, क्योंकि एन फैक्टर अलग अलग है आयोडीन के, तो मिली इक्विवेलेंस इसके क्या इसके बराबर हो पाएंगे? नहीं। तो किसके बराबर पहले कर दे? इस आयोडीन के। मिली इक्विवेलेंस ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ आयोडीन इन व्हिच रिएक्शन? इन रिएक्शन 1। और रिएक्शन 2 में क्या करेंगे बताओ? मिली इक्विवेलेंस ऑफ आयोडीन जो रिएक्शन 2 में है, मतलब इस रिएक्शन, शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ Na2H2O3। हाँ या ना? ये स्टेप मिली इक्विवेलेंट मेथड हो गया मेरा, है ना, जो मैंने कल बताया था, स्टेप मिली इक्विवेलेंट मेथड। तो बस इसका इनको इक्वेट कर देना आप। यहाँ पे पहले इससे निकालें, इसके डेटा से पहले ये निकालो। ठीक है, कैसे निकालेंगे? मिली इक्विवेलेंस ऑफ I2 किसके बराबर होगा? मिली इक्विवेलेंस ऑफ I2 कैसे निकालोगे आप? एन फैक्टर I2 का पता है ऊपर, ये वाली इक्वेशन में कितना है? 2। तो कैसे करोगे बताओ? इसके मिली इक्विवेलेंस और इसके मिली इक्विवेलेंट करके इसका डेटा दिया हुआ है कि नहीं? दिया हुआ है ना। इससे क्या निकाल लोगे? इसके मिली इक्विवेलेंट्स, है ना, और इसके मिली इक्विवेलेंट्स निकाल के फिर यहाँ यूज कर दोगे। ठीक है, क्लियर? बस एन फैक्टर अलग होगा, इधर एन फैक्टर अलग, इधर मास वही रहेगा, मास वही रहेगा। ठीक है, सिर्फ एन फैक्टर अलग हो जाएगा। तो ये नोट कर लो। आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा इसके लिए। So what is the oxidation number of iodine? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन यहाँ पे क्या है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, और उसका चेंज यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 है, और यहाँ पे क्या है? +5 है। तो +5 से क्या जा रहा है? 0 पे। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें कैसे समझेगा? हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर आपका आगे हम सिखाएंगे आपको रिडॉक्स में, लेकिन अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ आयोडीन का क्या है ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे इस कंपाउंड में
कैसे निकालते हैं, देखो हम बता ही देते हैं ना क्या है। देखो पोटेशियम का +1 होता है कि नहीं चार्ज, किसका निकालना है मैं बताओ, क्या है उसके में किसका निकालना है, आयोडीन का। तो आयोडीन का मान लो क्या है, x है चार्ज, है ना, हमें चार्ज निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम का क्या इस पे x चार्ज है, बताओ पोटेशियम कितने हैं 1, और नेट चार्ज पोटेशियम पे कितना होता है +1, प्लस कितने आयोडीन है 1, और एक उस पे नेट चार्ज हमने कितना मान लिया x, प्लस कितने ऑक्सीजन है 3, और एक ऑक्साइड पे कितना होता है -2, और नेट चार्ज पूरे पे कितना है 0। तो इन सारे इंडिविजुअल चार्जेस का सम किसके बराबर होना चाहिए, नेट चार्ज के बराबर, जो कि 0 है। तो 1 + x - 6 = 0, तो x क्या आ गया, यानी कि आयोडीन यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसकी, चार्ज +5 यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने n फैक्टर जब लिखा तो यहाँ से 5 है, और Ki में क्या है -1, यहाँ क्या है +5 और यहाँ क्या है -1, क्योंकि पोटेशियम +1 है, आयोडीन क्या है -1। यहाँ से 5 उठाया, यहाँ से ये उठाया, और नेट चेंज जब हमने इसका निकाला तो 10/6 आया, ठीक है। तो इस तरह से क्या भी वो आपको मैंने n फैक्टर निकालना सिखा दिया, कैसे निकालेंगे इसका हमने निकाला कैसे, 5 समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ 10 कैसा है? तो 10/6 कैसा है? वो तो चेंज है ना इसका, इससे और इसका उससे, दोनों का चेंज आगे रिडॉक्स में बताएंगे, वो चेंज है, इसलिए अभी के लिए मान लो मैंने इसलिए पहले तुम लोग बोल दिया n फैक्टर 10/6 कैसे, ठीक है ना। मैं तुम्हें अभी ऑक्सीडेशन नंबर सिखा दिया, अभी दोनों का चेंज जब तुम करोगे उसमें तब तुम्हें ये मिलेगा, क्योंकि ये बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखी है मैंने, क्या ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है ना, इसलिए बोल रहे हैं अभी के लिए मान लो n फैक्टर यहाँ 10/6 यहाँ पे 2, ठीक है। और इक्विवेलेंस पहले इसके साथ इक्वेट करो और इसके साथ करो, इसका डेटा दिया तो इसका कुछ x आ जाएगा, मास आ जाएगा, और इसका मास वहां यूज करो नए n फैक्टर के साथ, तो इसका डेटा आ जाएगा, इसका मास आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, अब हाँ आपको नहीं आएगा, लेकिन ये देखो इसका मोलैरिटी इनटू VmL इनटू n फैक्टर, हाँ या ना बोलो, शुड बी इक्वल टू इसका वेट बाय मोलर मास इनटू n फैक्टर इनटू 1000, हाँ या ना। और यहाँ वेट किसका डालेंगे, इस आयोडीन का, निकाल लेंगे यहाँ से, इस इक्वेशन को लगा के हम क्या करेंगे, W निकाल लेंगे इसका, हाँ n फैक्टर क्या डालेंगे यहाँ पे 2, और यहाँ पे मोलैरिटी क्या है 0.2 वॉल्यूम इन मिलीलीटर 1000, और n फैक्टर इसका, ठीक है 2। तो यहाँ पे डाल के W आ जाएगा, W जब आ गया तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनाएंगे क्या बनाएंगे, ये W मान लो x मान लो, चलो इसका मास x मान लो, अब इसका क्या W माना हुआ है, तो हम क्या बनाएंगे, अब इसको किसके साथ इक्वेट करेंगे, इसके साथ। अब यहाँ पे भी मास क्या x आएगा, है ना, इसका लेंगे, समझ में आया। और फिर हमने यहाँ इक्वेशन क्या बना ली, इसका W/m0 इनटू n फैक्टर इसका इनटू 1000 शुड बी इक्वल टू x/m0 इसका I2 वाला इनटू n फैक्टर इनटू 1000, आ जाएगा ना W, क्योंकि x तो पहले ही आ चुका था, यहाँ से x यहाँ से वहां डाल दिया, समझ में आ गया। कब करना है, जब n फैक्टर डिफरेंट हो, ठीक है। अभी मैंने n फैक्टर बता दिया, ये आगे मैं और डिटेल में अच्छे से बताऊंगा, मैंने आपको n फैक्टर वैसे सिखाया है, बट ये वाले जो पूरे रिएक्शंस कैसे इन रिएक्शंस में कैसे n फैक्टर आता है वो मैं आपको भी बताऊंगा, तो ये नोट कर लो फिर। इसको बाकी तो आप सॉल्व करके देख लेना, x क्या आता है, n फैक्टर यहाँ पे 2 रख देना, बाकी डेटा है x आ जाएगा, मोलर मास आपको पता ही है, निकाल लोगे वो तो पीरियड टेबल देख के, है ना। मोलर मास तो निकालना सिखाया है ना आपको, तो बस वो निकाल लेना, वो आता है, ठीक है, बस वही आता है। क्योंकि हमें नेट चेंज देखना होता है, अभी हमने बैलेंस नहीं किया, इसलिए आपको मैं वो 10/6 अभी समझाने में, ठीक है, बता दे। हाँ वैसे कुछ आएगा, ठीक है ना, तब चेंज देखेंगे नेट, अभी हम इसलिए फिर पूरी रिएक्शंस लिखी नहीं हुई है, अभी हमें बस इसी के हिसाब से इंटरप्रेट करके होता है, बता दे। So this is the concept behind n factor and law of equivalence। सब हमने वॉल्यूमेट्री मतलब समझ ली अच्छे से, और इससे ज्यादा
कुछ टफ एक्सपेक्ट नहीं करो आप, बस ये सारे रूल्स जितने मैंने बताए हैं वो रूल्स अच्छे से करना है और सारे सवाल बन जाएंगे। तो आई विल जस्ट सॉल्व वन क्वेश्चन ऑफ IIT JEE एडवांस और यू वांट टू ट्राई इट फॉर होमवर्क, मैं लिख देता हूँ, ट्राई करोगे आप? IIT JEE एडवांस या IIT JEE, अभी तो एडवांस पहले नहीं होता था, एडवांस तो पुराना है लेकिन फिर भी ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 2 ग्राम मिक्सचर ऑफ कार्बोनेट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ट्राई करना। बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, हमने जो रूल्स बताए थे इसमें कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। एड फैक्टर निकल सकता है किसका? इसलिए हाँ, सब में एन फैक्टर तो आप निकाल ही सकते हो। अरे नहीं, मतलब जो आपको नहीं बताया वो यूज नहीं करना है इसलिए। जो नहीं बताया, नहीं वैसा नहीं आएगा, वो डरावना वाला नहीं है, ठीक है, सिंपल वाला है। बट ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग ये टॉपिक खत्म हो गया, फिर हम नए टॉपिक पे मतलब चैप्टर 1 में ही आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। मोल कॉन्सेप्ट तो हमारा पूरे हो ही चुका था पहले, अभी हम इसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला करेंगे और फिर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स मैं नहीं करा रहा हूँ, आप फिजिक्स में भी कर लोगे, है ना। कैसे करेंगे सोचो, मतलब सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ Na2CO3 निकालना है। एक मिक्सचर दिया है, किसका किसका मिक्सचर दिया है? सोडियम के कार्बोनेट का, सोडियम के बाइकार्बोनेट का मतलब ये, और सोडियम के ही क्लोराइड का, मतलब इन तीनों का मिक्सचर दिया था, है ना। और इन तीनों के मिक्सचर को हीट किया गया और इनको हीट करके क्या बना? CO2 बना, है ना। कितना ml बना? इनके 2 ग्राम मिक्सचर, टोटल मास कितना इनका लिया गया कंटेनर में? 2 ग्राम, है ना। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। 2 ग्राम मिक्सचर ऑफ दिस, मतलब ये टोटल इन सब का कितना ग्राम लिया गया? 2 ग्राम। और इससे हीट करने पे क्या बना? 56 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट NTP, 1.6 ग्राम ऑफ द सेम मिक्सचर। फिर क्या हुआ? एक और बार सेम मिक्सचर, मतलब इसी का, ओके मतलब जो ये बना और उसके बाद कुछ बचा होगा, है ना, रिमेनिंग, जो रिमेनिंग मिक्सचर है इसका, जब CO2 निकल गया तो उससे क्या बना? ओके, दैट रिक्वायर्ड सम HCl 25 ml ऑफ 1 नॉर्मल, नॉर्मलिटी कितनी है? 1 नॉर्मल, फॉर न्यूट्रलाइजेशन, और इससे न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये डेटा दे रखा और इससे आपको निकालना क्या? परसेंटेज इन तीनों का, जो ओरिजिनल मिक्सचर में, मतलब ओरिजिनल मिक्सचर का परसेंटेज एवरी कंपोनेंट का। कैसे करेंगे ये सोचना आपको, मैंने आपको हिंट दे दिया है, बाकी अब आप इसको ट्राई करो। यहाँ नॉर्मेलिटी हमें 1 HCl का जो दिया है ना डेटा, वो हमें दिया है, हाँ ठीक है, 1 नॉर्मल, नोट कर लिया, देख लो, करो अब ये ट्राई कर लोगे आप होमवर्क, मैंने समझा दिया, समझ में आ गया। और हिंट दो, बोलो, क्या सोडियम कार्बोनेट, मैंने रूल्स में बताया था, क्या सोडियम कार्बोनेट हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड देगा? नहीं देगा। मैंने बताया था कार्बोनेट में सिर्फ लिथियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट देते हैं ऑक्साइड, बाकी तो इसकी रिएक्शन जब इसको हीट किया तो 100% Na2CO3 तो नहीं दे रहा है, CO2, है ना। तो इसको तो हटा दिए पिक्चर से। क्या ये दे रहा होगा? हाँ, बाइकार्बोनेट सोडियम ये CO2 देते हैं, यानी कि ये हो सकता है CO2 दे रहा हो। और NaCl क्या हीट करने CO2 दोगा? नहीं। यानी कि एक सिंपल सी बात हो गई, यही मेन रिएक्शन है हमारी,
ठीक है, तो उसका वेट 2 ग्राम। मतलब तीनों का 2 ग्राम था। अच्छा बट वो रिएक्ट। हाँ मतलब ये रिएक्शन में सिर्फ इसका मास गया होगा, है ना, इन दोनों का मास नहीं गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये रिएक्शन आप कैसे लिखोगे बताओ, इसकी प्रॉपर रिएक्शन लिखना, CO2 प्लस Na2CO3 प्लस वाटर होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट CO2 और वाटर बनता है, ये मैंने आपको बताया था। बाकी आप कर लेना मिली इक्विवेलेंस, इसके किससे इक्वेट कर दोगे, इसका डेटा दिया और CO2 का, इन दोनों का मिली इक्विवेलेंस इक्वेट कर देना, ठीक है। तो कितना मास इसका वो निकल जाएगा कि नहीं बोलो, जो रिएक्शन में गया है, तो रिमेनिंग मास क्या होगा 2 माइनस W, वही रिमेनिंग मिक्सचर का मास होगा, और फिर उसको मिली इक्विवेलेंस किसके साथ रिएक्ट कराते, उसके HCl के साथ मिली इक्विवेलेंस करवा देना, जो रिमेनिंग आएगा हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया ना, इसके मिली इक्विवेलेंस इसके साथ इक्वेट करा है क्योंकि ये रिएक्शन से हीट करके ये दे रहा है, और इन दोनों का डेटा दिया हुआ है। और फिर हमने क्या किया, जब ये निकल गया तो पहले इसका हमने मिली इक्विवेलेंस से W ग्राम निकाल लिया, कितना रिएक्शन में पार्ट ले चुका है, तो बचा कितना होगा टोटल मिक्सचर में 2 माइनस W, और 2 में से W जब निकाला मतलब 2 माइनस W इसका रिमेनिंग, तो वो रिमेनिंग किससे रिएक्ट कर रहा होगा HCl, उसमें भी कौन करेगा, क्या NaCl एसिड के HCl के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं, बट उसमें ये दोनों रिएक्ट कर रहे होंगे क्योंकि दोनों क्या है बेसिक कार्बोनेट्स, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स गिविंग सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन होता है ना, यानी कि 2 माइनस इसका x मान लो, x ग्राम अगर गया तो बचा कितना था बाद में 2 माइनस x, उसमें भी कौन कौन यूज हो रहे हैं, ये दोनों, मतलब इन दोनों का मिला के जो है कुछ और निकल गया, समझ रहे मेरी बात, उसके इन दोनों के मिली इक्विवेलेंस हम किससे इक्वेट करेंगे, मतलब दिस प्लस दिस मिली इक्विवेलेंस ऑफ क्या Na2CO3 प्लस मिली इक्विवेलेंस ऑफ बाइकार्बोनेट जो है शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl, हाँ या ना, और नया ये करेंगे सेकंड से, मतलब एक बार हमने पहली बार क्या किया, मिली इक्विवेलेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ CO2, और इससे हमने क्या निकाल लिया x, और इस x को हमने इस ये टोटल रिमेनिंग मास हुआ, ये हमें पता चल गया, और इन दोनों में अब इसमें भी इसका भी फर्दर इसमें से y मान लो तो क्या हो जाएगा 2 माइनस x माइनस y हो जाएगा ना, जो रिमेनिंग था उसमें से भी y मान लो इसका रिएक्ट किया तो इसका कितना करेगा 2 माइनस x माइनस मास, है ना, कर लो क्या, ट्राई करना। अब तो मैंने आपको हिंट दे दिया, बहुत इजी, ये तो मेरे पास ऐसा डरावना इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने x नहीं निकाला, x निकाल लोगे तो बाकी सब तो हो जाएगा, तो गंदा दिख रहा है। लॉजिक समझ में आया क्वेश्चन का, तो वही लॉजिक लगाना है बस, तो ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, और फिर परसेंटेज तो निकाल ही लोगे कॉम्पोजिशन। तो ये थोड़ा डरावना था, बट उतना डरावना भी, IIT JEE का एक आसान सा क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ मिली इक्विवेलेंस हमें इक्वेट करने थे और हमें लॉजिक लगाना। आप ट्राई कर लेना इसको, मैंने आपको हिंट दे दिया, आंसर मुझे बता दो। अब देखो एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, पहले पढ़ने से पहले वेपर डेंसिटी लिखो, व्हाट इज वेपर डेंसिटी VD, इसको हम शॉर्ट में वेपर डेंसिटी is the density of hydrogen upon density of gas upon density of hydrogen measured at same pressure and temperature, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला, नोट कर लो। है ना, एक और फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ
weight of same volume of hydrogen. ठीक है, सो वेपर डेंसिटी क्या होगी, किसी भी गैस की डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम प्रेशर टेम्परेचर एंड, या फिर वेपर डेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला है ये, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो ये ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है, हमें क्या इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, जिसे मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं ना, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट बोले MMW, दैट इज इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इज द, इनमें रिलेशन क्या है, 2 इनटू वेपर डेंसिटी, ये याद रखना आपने। सो बात ना करो, क्या हो गया बोलो, हेडिंग डाल लो एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, EF, it is the formula of compound in the written in simplest whole number ratio। अगर इजी तरीके से देखें तो एम्पिरिकल फार्मूला उसका सिंपलेस्ट वो है फार्मूला इन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो पता ही है आपको, है ना। जैसे मान लो मैं लिखा C6H12O6, तो ये क्या है बताओ, ये मान लो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये क्या है, तो एम्पिरिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे, दैट विल बी, इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, CH2O है ना। तो दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला, बिकॉज यहाँ कार्बन 1:2:1, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:2। ये जो सिंपलेस्ट रेशियो है वही उस तरीके से जब लिखते हैं फार्मूला को तो बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला मान लो ये एग्जांपल मैंने दिया समझाने के लिए, ठीक है। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, सो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में रिलेशन पता चल गया। नाउ कैन आई राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला एज एम्पिरिकल फार्मूला टाइम्स सम नंबर x आयन, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता था CH2O6, है ना, और ये क्या था CH2O, एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी रिटन एज एम्पिरिकल फार्मूला टाइम्स सम नंबर x, है ना, 6 जैसे यहाँ पे, तो उसी तरह x लिख दिया। सो ये जनरल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया एम्पिरिकल फार्मूला के टर्म में, जहां पे x कैसे निकालते हैं, x इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट बोलो चाहे मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट बोलो एक ही बात है, अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट। और मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट अगर नहीं दिया, वेपर डेंसिटी दिया, तो ऐसे भी लिख सकते हो 2 इनटू वेपर डेंसिटी अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट मैंने बताया था 2 इनटू वेपर डेंसिटी होगी। तो क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। लेट्स डू अ क्वेश्चन। Question is, an organic compound contains 78% by weight carbon and remaining percentage of hydrogen. The empirical formula is, the empirical formula of this compound is CH4 CH CH2 CH3। आपको इन चार में बताना है कैसे करेंगे। तो देखो जब भी क्वेश्चन आए कितना क्या दिया हुआ बताओ, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड मान ले ऐसा बना हुआ है, मान लेते हैं
कितना मान लें इसका, जब भी सवाल है तो इसको कितना मान लो, अज्यूम द टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है 100 ग्राम। इस कंपाउंड में कितना परसेंट कार्बन है 78%, मतलब कितना ग्राम हो गया 100 ग्राम अज्यूम किया है, अगर आपने अज्यूम किया तो है 78 ग्राम। और कितना हाइड्रोजन होगा, ऑब्वियसली रिमेनिंग कितना होगा, सिंपल, यहां तक समझ में आ गया। तो आपने मास तो निकाल लिया, ठीक है। ये क्या एक्चुअल मास है या रिलेटिव मास है, क्यों नहीं एक्चुअल है, क्योंकि आपने अज्यूम किया जब 100 तब आया ये, तो ये कैसा मास हुआ, रिलेटिव मास। तो हम एक टेबल बनाएंगे कार्बन, यहाँ पे हम एलिमेंट लिखेंगे, स्कूल के एग्जाम में भी आपको प्रेजेंट करना होगा टेबल, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रिलेटिव मास। फिर आप यहाँ पे क्योंकि मास रिलेटिव आया तो मोल्स भी कैसे आएंगे, रिलेटिव, तो रिलेटिव मोल्स, और फिर रिलेटिव रेशियो ऑफ दैट। तो ये टेबल में आपके हेडिंग्स होंगी। अब देखो इधर एलिमेंट कौन कौन से, कार्बन और हाइड्रोजन। कितना है मास, आपने रिलेटिव मास 78 ग्राम ये लिख दिया, हाँ या ना बोलो। अब क्या करेंगे, रिलेटिव मोल्स कितने हैं, कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, तो 78/12 हो गया ना इसके मोल्स। क्यों, कार्बन के कितने मोल्स होंगे 78/12 रिलेटिव मोल्स। तो कार्बन का मोलर मास कितना होता है, मास अपॉन मोलर मास करते हो ना, W/F0। मोल्स कैसे निकालते हैं, और इसका क्या होगा, रिलेटिव मोल्स, इसका कैसे होगा, मास अपॉन मोलर मास, इसका क्या होगा 1। तो इसका जब सॉल्व किया 12 6 6 पॉइंट समथिंग आएगा, बताओ कितना आता है 6 पॉइंट हाउ मच, कैलकुलेटर निकालो, 6.5 नहीं 6 पॉइंट पक्का 5 आ रहा है एग्जैक्ट। तो बताओ छोटा नंबर कौन है इन दोनों में, तो उसी से रिलेटिव रेशियो निकालेंगे डिवाइड करके, तो 6.5 बाय 6.5, यहाँ पे 22/6.5, क्या आ गया ये 1, और ये कितना आ जाएगा देखो 3.3 आ गया। हाँ बताओ 3.3 क्या 5.5 से कम है, 3.5 से कम है ना, तो मतलब इसको राउंड ऑफ अप्रोक्सीमेट क्या लिख दोगे 3, तो 1:3 के रेशियो में आएगा नहीं फाइनल आंसर। तो इसलिए कार्बन कितना हो गया 1 और हाइड्रोजन कितना हो गया 3, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया CH3। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला बना क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकला, और हमसे यही तो पूछा था एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो, है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट, ये तो आ गया होगा आपको समझ में। एम्पिरिकल फॉर्मूला बहुत आसान है। ये क्वेश्चन एक्चुअली नीट 2021 में आया था, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, बट यहाँ पे लोग गलती करते हैं, राउंडिंग ऑफ नहीं पता। 3.8 होता तो क्या करते, 4 मान लेते, है ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, NCERT का क्वेश्चन है, बिठा देंगे राइट साइड में। ये क्वेश्चन NCERT का है, इजी सा है। डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of an oxide of iron in which the mass percent of iron and oxygen are 69.9 and 30.1 respectively. करो, कैसे करेंगे, determine the molecular formula of an oxide of iron in which
the mass percent of iron and oxygen are 69.9 and 30.1 respectively. तो क्या करेंगे, पहले अज्यूम कर लें जो ऑक्साइड है उसका कितना मास है ना, आयरन ऑक्साइड जो हमारा है नेट उसका मास 100 ग्राम अज्यूम करो, उसमें कितना आयरन है 69.9% बोला है, मतलब ग्राम में आ जाएगा वो रिलेटिव मास, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 30.1 ग्राम। अच्छा एक चीज नहीं दी हुई है यहाँ पे गिवन है मोलिकुलर वेट ऑफ molecular mass of iron oxide is 160, ठीक है। अब बताओ, तो टेबल बना लें, यहाँ पे आयरन, यहाँ ऑक्सीजन, पहले क्या निकालते हैं, इसका रिलेटिव मास लिखा हुआ है, तो रिलेटिव मास लिख दिया, फिर क्या लिखते हैं रिलेटिव मोल्स, कैसे आएगा, अपॉन मोलर मास कितना है आयरन का 56, ऑक्सीजन का कितना मास है 30.1, अपॉन मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16। इसको सॉल्व करो आप, कितना आता है देखो, कितना आएगा 69.9 डिवाइडेड बाय 56 करो, और ये करो 30.1 बाय 16, अब बता छोटा नंबर कौन है दोनों में, 1.24 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, ये 1.88 बाय 1.2, बताओ आप क्या है, ये 1 आ गया और ये कितना है 1.5 आ जाएगा, देखो नहीं कितना आता है 1.5 आता है। तो बताओ क्या, अब क्या किया जाए कि ये 1.5 आ गया, अब हम ये राउंड ऑफ नहीं करेंगे बाय 2, तो जब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 1 into 2 2 और 1.5 into 2 3, यानी कि Fe और O का जो सिंपलेस्ट रेशियो आया वो 2:3 आ गया, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला मिला कि नहीं अपने को, बताओ क्या मिल गया Fe2O3, हाँ है ना। बट हमें निकालना क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला, नॉट एम्पिरिकल फार्मूला। कैसे निकालेंगे, तो पहले x निकाल लें, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने बताया था किस तरह से लिखा जाता है, एम्पिरिकल फार्मूला टाइम्स x, तो अगर x पता चल जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी लिख पाएंगे। x कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट, मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना है, और एम्पिरिकल फार्मूला वेट कैसे निकालेंगे, इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकालो, कितना आता है 2 into 56 प्लस 3 into 16, वो भी 160 आ जाएगा, तो x आगे कितना 1, यानी कि देयरफॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो गया एम्पिरिकल फार्मूला जैसे। पक्का क्लियर हो गया, तो इस तरह से हमने निकाला। So this is a very easy question. एग्जाम में आपके स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 34 आता है कई बार, वो भी एम्पिरिकल फॉर्मूला, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्कूल एग्जाम में आ जाता है कई बार, वो भी इस पे बेस्ड है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो वो आप ट्राई कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 नहीं हुआ तो मैं डाउट, तो यहाँ पे 10th में था, 10th में था, पर अभी क्वेश्चन नंबर 34 देखोगे ना ये सब भूल जाओगे, ठीक है। तो एक बार ट्राई करना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 34, तो उसमें फील आएगा, ठीक है। 10th फिर छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 34 एनसीईआरटी जरूर कर लेना। So this is all about the basics। अब हम कुछ जनरल को देखो, आज का क्या, अभी तक क्या पढ़ा दिया मैंने, सब कुछ बता दिया ना, मोल्स, मोलैरिटी, स्टोइचियोमेट्री, एन फैक्टर, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, है ना, पीओएसी, परसेंटेज यील्ड, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, और बस, मतलब ऐसे ऐसे और कुछ पढ़ा चुका हूँ। वो डाइल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ एसिड बेसिस, है ना, 2 एसिड 2 बेस सब पढ़ा चुका हूँ मैं, मतलब कुछ ज्यादा बचा नहीं है। अब थोड़ी थोड़ी चीजें बची है, तो लेट अस सॉल्व सम इंपॉर्टेंट और गुड क्वेश्चंस, है ना, जो आ चुके हैं पास्ट में, जो लोग कॉन्सेप्चुअल है। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व सम रैंडम, अभी टॉपिक्स हम नहीं कर रहे हैं, हम एक रैंडम कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो कराने जरूरी है ना। और उसके बाद फिर हम किस पे चलेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा, ठीक है। आज हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों के टाइम पे, और नेक्स्ट क्लास में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें कौन कौन से लॉज है, लॉ
मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का है ना, मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सब ठीक है। सो लेट अस डू वन क्वेश्चन, आप मुझे हेल्प करोगे, मुझे तो आता नहीं है ना, तो आप भी कर सकते हो इसको। तो कैसे करेंगे देखिए। पहला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पर ऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम। तो क्या है? हाँ, सेलेनियम होता है ना, एक एलिमेंट है, वो एक एंजाइम के अंदर नहीं, पड़ा। पेरोक्सिड है। हाँ, वो एक तरीके का एंजाइम है, उसको हमें जानने की, हमें बायो वाला नहीं करना, हमें बस सेलेनियम किसके अंदर प्रेजेंट है, किसी एंजाइम के अंदर, बस ये समझो ठीक है। आप लोग इसको जब रीड करते हो क्वेश्चन तो डरने की जरूरत नहीं है, इसको एकदम स्ट्रक्चरली सिर्फ उसी पॉइंट पे हाईलाइट करो जो दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन तो लिखने दो एक बार। तो एक क्वेश्चन ये है और एक और करते हैं, पहले दो क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में, फिर आगे बढ़ो। कैसे करेंगे कुछ क्वेश्चंस ये वाले, और एक और लिख के रखता हूँ, फिर उसको भी करेंगे। कितना हो गया? वाह, तो हो जाएगा ये। 15 मिनट तो लगेगा इसको समझने में। अगर आप ये नोट्स के क्वेश्चन कर लेते हो तो कई बार आप देखोगे कि नोट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई भी बुक उठाओगे नोट्स में जो कराए क्लास में, उससे ही क्वेश्चंस तुम्हें मैच करने लगेंगे। So let us see ये क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन peroxidase, कोई एंजाइम है मान लो ये, ओके लिख लो पहले। Correct?
देख के नहीं पता चल रहा क्या होता है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन peroxidase anhydrous enzyme is 0.5%। ठीक है, तो कोई एंजाइम है उसमें सेलेनियम कितना परसेंट है? 0.5। सिंपल। मतलब क्या हुआ 0.5% का? अगर हम अज्यूम कर ले क्या कि 100 ग्राम एंजाइम है, क्या बोला मैंने? अगर हम अज्यूम कर ले 100 ग्राम एंजाइम है तो उसमें 0.5 ग्राम क्या है? सेलेनियम। यहां तक कोई डाउट नहीं? हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पेरोक्सिडेज एंजाइम? एंजाइम का क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर वेट। बताओ, एक चीज का मॉलिक्यूलर वेट दूसरे चीज के भी मॉलिक्यूलर वेट के कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्ड है ना? जैसे अगर मैं लिखता हूं इसका मास इसके मास के बराबर है तो इसका मॉलिक्यूलर मास इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होना है, कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए ना यूनिटरी मेथड में। तो देखो क्या होगा, हम कैसे लिखेंगे? हमें इससे क्या पता चल रहा है? जो 0.5 डेटा दिया है, हम क्या बोल रहे हैं? 0.5 ग्राम सेलेनियम किसके अंदर है? 100 ग्राम ऑफ एंजाइम। तो क्या ये मॉलिक्यूलर मास है? नहीं, ये तो हमने माना ना, अज्यूम किया 100 ग्राम। तो हमने देखा 0.5% मतलब 0.5 ग्राम सेलेनियम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम एंजाइम। देयरफॉर इसका एटॉमिक मास कितना है? सेलेनियम है कितना एटॉमिक मास? 78.4 ग्राम सेलेनियम। तो एटॉमिक मास इसका इसके मॉलिक्यूलर मास को करस्पॉन्ड करेगा, है ना? क्योंकि ये भी 1 मोल के लिए, वो भी 1 मोल के लिए, है ना? ठीक है, तो विल करस्पॉन्ड टू हाउ मच? बताओ कितना आ जाएगा? दिस बाय दिस इनटू दिस, 100 बाय 0.5 इनटू 78.4, इतने ग्राम्स ऑफ एंजाइम। और जो आएगा आंसर यही मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा किसका? एंजाइम का। जो भी यहां से आ जाएगा आपका सॉल्व करके उतने ग्राम्स आ जाएंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? पक्का? नहीं समझा? क्या नहीं समझा? फर्स्ट स्टेप समझ में आया? सेकंड में क्या किया है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, और तो इसका जो एटॉमिक मास या ऐसे बोले 1 मोल के लिए है ना, ये भी किसके लिए? 1 मोल के लिए। एटॉमिक वेट किसके लिए होता है? इन ग्राम्स, 1 मोल। और मॉलिक्यूलर वेट भी इन ग्राम्स किसके लिए होता है? 1 मोल, है ना? तो दोनों फिर अगर इतने का मास इतना, तो इसके एटॉमिक मास इसके मॉलिक्यूलर मास को करस्पॉन्ड करेगा, राइट? वही चीज है। तो यहाँ पे पूछा ही क्या था? मॉलिक्यूलर मास मिनिमम पूछा था, तो भाई कम से कम इतना होगा, एटलीस्ट उतना तो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट सेलेनियम कितना है? इतना है, 0.5। सर ये आंसर ए ही होगा, सही है ये। समझा ना? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो इसका आंसर क्या है? परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन्होंने दिया है 31A दिया, ठीक है, सही है। गॉट इट? मिनिमम और ये सब जब आए ना तो पहले 100 के करस्पॉन्डिंग जो भी दिया है उसको, क्योंकि हमने क्यों एंजाइम इस साइड रखा, इस साइड नहीं रखा? क्योंकि हमें एंजाइम का ही निकालना है ना, इसलिए हमने एंजाइम राइट साइड पर रखा। अब आ जाए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये बता दे लेफ्ट साइड वाला। नहीं सर, एक मिनट। ये है IIT JEE का क्वेश्चन, इसी टाइप से आया था और नीट में भी आ चुका है। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा, आंसर ये है इसका। अब बताओ इधर आ जाओ, ये कैसे करेंगे सॉल्व? क्या दिया है? स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ सिलिंड्रिकल वायरस पार्टिकल इज, ये क्या होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम? पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, मतलब पता है वॉल्यूम पर यूनिट ग्राम इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। दिया भी यूनिट, वॉल्यूम पर यूनिट ग्राम। तो यूनिट जब कुछ नहीं पता तो यूनिट देगा। इसका क्या मतलब हुआ? कितने वायरस पार्टिकल है? हाउ मेनी वायरस पार्टिकल? एक अ लिखा है ना, अ मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वन सिलिंड्रिकल वायरस पार्टिकल इज, है ना, हाउ मच? इतना। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं, यानी कि एक सिलेंडर है, इस फॉर्म में ये वायरस है, कोरोना वायरस है, वो नहीं, कोरोना नहीं है, कोई तो वायरस है ये, और ये इसका ये सिलेंडर फॉर्म में है। अच्छा, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पता है? ये रेडियस मान लो इसका r है और इसका लेंथ कितना है l, तो मैथ्स में क्या होता है? पाई r स्क्वायर l। ये पता है वॉल्यूम होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, नहीं पता तो जान लो, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स इस्तेमाल करके पाई r स्क्वायर l, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अरे ऐसे सोचो ना, ये सिलेंडर सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर, और इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? लेंथ, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम होता है ना, ठीक है, वॉल्यूम पता है। अब ठीक है, वापस आते हैं, ये कितना वायरस है? एक वायरस है ना,
ठीक है, इसका क्या दिया है स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब स्पेलिंग मतलब ये जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना दिया है 6.02 into 10 power minus 2 सेंटीमीटर क्यूब। सीसी मतलब क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम का मास कितना है 1 ग्राम। कैसे मालूम पर ग्राम दिया ना, दिस मच वॉल्यूम पर ग्राम, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इतना वॉल्यूम अगर स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रहा है वायरस उसका मास कितना है 1 ग्राम। अभी बैठेंगे ये कितने वायरस की बात हो रही है एक। अभी सारे डेटा हम जो करेंगे वन वायरस का कि एक वायरस का वॉल्यूम कितना है इतना, तब उसका मास कितना था उस वायरस का 1 ग्राम। स्पेसिफिक वॉल्यूम के डेटा से हमें तो पता, अरे जैसे डेंसिटी होता था ना 1 ग्राम पर सीसी, तो हम क्या बताते हैं 1 सीसी 1 ग्राम को करस्पॉन्ड कर रहा है वाटर के। वैसे ही तो यहाँ पे वो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो गया कि इसका इतना वॉल्यूम इसके इतने ग्राम को, कितने ग्राम को पर ग्राम मतलब 1 ग्राम। क्लियर हो गया। देयरफॉर जो V वॉल्यूम आएगा एक्चुअली में है कितना हमारे पास, तो कितना वॉल्यूम है V क्या होता है पाई आर स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दे रखा है ना रेडियस और लेंथ, तो वो यहाँ पुट करके V निकाल लेंगे। V देखो निकालो, V कैसे निकालेंगे, पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 7 आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब में निकाल रहे हैं वॉल्यूम, इंटू लेंथ कितना है 10 इंटू 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर क्यूब। जो आंसर आएगा वॉल्यूम का वो सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, कैसे मालूम बताओ, क्योंकि हमने क्या रखा है इसको आर्मस्ट्रॉन्ग को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में। क्या होता है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर अगर रख के वॉल्यूम जो आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। वो कितना आना चाहिए देखो, मैं भी देख के डायरेक्ट लिख देता हूँ, मेरे पास टाइम बचेगा। ये आएगा 154 इंटू 10 पावर माइनस 23, 154 इंटू 10 पावर माइनस 23 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया। सुनना आप ध्यान से, अभी हम कितने वायरस की बात कर रहे हैं, अभी हम 1 ही वायरस की बात कर रहे हैं। ये सारा डेटा 1 वायरस के लिए। 1 वायरस के लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया था इतना वॉल्यूम क्या करस्पॉन्ड कर रहा है 1 ग्राम को, क्योंकि ये दे रखा है। देयरफॉर एक्चुअली में कितना वॉल्यूम है हमारे पास इतना। कैसे मालूम, क्योंकि रेडियस लेंथ एक्चुअली वायरस की इतनी है, तो उतना उसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम आया वो ऐसे आ गया। कितना आया 154 इंटू 10 पावर माइनस 23 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वायरस। कितना मास उसका होगा 1/6.02 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू 154 इंटू 10 पावर माइनस 23 ग्राम है ना। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक पहले तो। क्यों शाहरुख खान आया तो क्या आया सर, वो 1 ग्राम का निकला था यूनिट में। हाँ, इतना स्पेस, ये क्या है वॉल्यूम मतलब क्या होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वायरस। यहाँ पे तो इतना स्पेस वायरस जब ऑक्यूपाई कर रहा तो उसका मास कितना था 1 ग्राम। तो जब इतना स्पेस एक्चुअली में, तो इतना स्पेस करना क्या उतना ही रेडियस और लेंथ एक्चुअल का दिया रहता हुआ, इतने वॉल्यूम को जब ऑक्यूपाई करेगा तो कितना ग्राम होगा उतना। ये एक्चुअल मास है किसका 1 वायरस का। तो ये सॉल्व करके देखो कितना आता है, ये आ जाएगा हमारा ना, ये आएगा 1 नहीं, इसके बारे में कुछ दिया नहीं। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं, इसको सॉल्व कर लेना, बताओ मुझे कितना आता है। अब आगे देखते हैं, इसको सॉल्व कर लो ना। 154 डिवाइडेड बाय 6.02 करो 25.5 हाँ 25.5 25.5 इंटू 10 पावर 21 ग्राम, राइट, माइनस 21 ग्राम। ठीक है, अब इधर आ जाओ वापस। और क्या दिया है क्वेश्चन में, फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 वायरस। क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर वेट पूछ लिया। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट कितने मोल के लिए होता है 1 मोल। 1 मोल में कितने वायरस होंगे 6.02 एवोगाड्रो नंबर। यानी कि हम आर्ग्यू करेंगे कि 1 वायरस का मास कितना था 25.5 एक्चुअल मास है ना जो अभी अभी निकाला है ना। सो 1 मोल वायरस मतलब कितना हुआ, एवोगाड्रो नंबर वायरस का मास कितना होगा 25.5 इंटू 10 पावर माइनस 21 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 है ना। ये सॉल्व करो, और ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है 1 मोल वायरस को, है ना। तो 1 मोल वायरस का जो मास होगा वही तो मॉलिक्यूलर मास होगा। अब समझ में आया, यानी कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ वायरस जितना वेट करेंगे वही तो मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो ये जो ग्राम में यहाँ आएगा आंसर वही आपका मॉलिक्यूलर वेट होगा। वो कितना आता है देखो 154
00 ग्राम पर मोल आ जाएगी। देखो यहाँ तक सही आया है क्या? केजी में चाहिए। हाँ, पर ग्राम तो पर डिवाइड में 1000 कर देना, तो आंसर हमारा आ जाएगा डिवाइड बाय 1000 कर देना ना। ग्राम पर मोल में इनको किस में चाहिए? केजी पर मोल डिवाइड बाय 1000 कर लो। समझ में आ गया क्या हुआ? ये वाला स्टेप बड़ा क्रूशियल था। हमें क्या निकालना था? मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान दो, मॉलिक्यूलर वेट किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा? कितने वायरस पार्टिकल को? एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि 1 मोल। तो हमने आर्गुमेंट क्या दिया कि एक वायरस का जो हमने गेम खेला था उसका मास इतना आया था, तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ वायरस को जो मास आएगा वही तो मॉलिक्यूलर मास होगा। ये मॉलिक्यूलर मास आ गया जिसको हमने केजी में कन्वर्ट करके आंसर दिया। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो। So lot of unitary method you are seeing in class 11th and ये 12th तक ऐसे ही चलता है। काफी हमें unitary method इस्तेमाल होगा, फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल होगा आपको और केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल। इसको और भी तरीके से बना सकते हो। कुछ लोग फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं कि वेट इज वॉल्यूम बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। बोलते हैं वेट ऑफ वन वायरस, एक वायरस का वेट क्या है? वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये भी कोई फॉर्मूला होता है। क्यों? क्योंकि ये सीसी में है, ये क्या है? ग्राम पर सीसी में, सॉरी सीसी पर ग्राम में है ना। तो ये सीसी से कट जाएगा तो ये ग्राम ऊपर चला जाएगा, तो ऑब्वियसली वेट के बराबर हो गया ना, वेट की यूनिट के बराबर। तो इससे भी डायरेक्टली वेट ऑफ वन वायरस निकाला, मतलब इतना हमने यूनिटरी मेथड ना करके डायरेक्टली इस फॉर्मूला में डालते आ जाता, पर उसके लिए भी आपको ये वॉल्यूम निकालना पड़ता पाई आर स्क्वायर एल से, है ना। ये भी एक मेथड है। बात वही है, यूनिटरी मेथड से तो आया होगा। ये सब छोड़ो, आपको ये समझ में आ गया? So now we'll proceed to the next question. So these type of question you can expect. यहाँ पे थिंकिंग स्किल्स आपकी वो देख रहे हैं, आप कितना एनालाइज कर पाते हो। मॉलिक्यूलर वेट जब बोला तो आपको पता है क्या वो वन मोल के करस्पॉन्डिंग होता है कि नहीं, ये सारी चीजें वो चेक कर रहे हैं। अब टाइम बताओ, अभी उतना ही और फास्ट हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपने, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये है, देखो 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल, मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल decomposes on heating to give carbon dioxide and 8 gram magnesium oxide. What is the percentage purity? What is the percentage purity of magnesium carbonate in the sample? तो बताओ परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है? बताया था परसेंटेज यील्ड या परसेंटेज प्योरिटी का भी फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल, है ना, यील्ड इनटू 100%। परसेंटेज यील्ड का ये होता था कि नहीं फॉर्मूला? आपको पढ़ाया था परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100%। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो परसेंटेज प्योरिटी भी वही हो जाएगी, परसेंटेज प्योरिटी और यील्ड वही बात है। एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड करो। तो क्या रिएक्शन दी हुई है इन्होंने? मैग्नीशियम कार्बोनेट हीट करने पे क्या दे रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2 दे रहा है, ये 8 ग्राम दे रहा है, और इसका कितना 20 ग्राम हमने बर्न किया। व्हाट इज द, ये बैलेंस है कि निकले हुए? हाँ ठीक है, तो करो। कैसे करेंगे?
कैसे करेंगे? किसका हमें यील्ड चाहिए बताओ? व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ? तो यील्ड किसकी आ रही है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की और CO2 की आ रही है ना। हमारा डेटा किसका दिया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि परसेंटेज प्योरिटी को हम किसके टर्म में लिखेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि उसकी यील्ड कितनी है? एक्चुअल यील्ड ऑफ क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड, करेक्ट, इनटू 100% यील्ड के टर्म में लिख रहे हैं ना परसेंटेज प्योरिटी। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने ना एक्चुअल यील्ड है अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। तो बताओ ये परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला है, आया ना? तो एक्चुअल यील्ड कितनी और थ्योरेटिकल कितनी है हम पहले निकाल लेते हैं। एक्चुअल यील्ड कितनी आई? इन्होंने जो दिया हुआ है वही तो एक्चुअल यील्ड है, 8 ग्राम, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसने देखा कि इसका 20 ग्राम कितना दे रहा है? 8 ग्राम, यानी कि एक्चुअल है ना, जो इन्होंने ऑब्जर्व किया। यस और नो? एक्चुअल यील्ड तो दे रखी है भाई 8 ग्राम MgO की। और थ्योरेटिकल हम थ्योरी से निकालते हैं ना, कैलकुलेशन करके। कैसे निकालेंगे? हम आर्ग्यूमेंट क्या करेंगे? इसका 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट इसका 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड को करस्पॉन्ड कर रहा है। इस मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है, यानी कि वो देख लेते हैं कितना है। 84 ग्राम, ठीक है। इसका 84 ग्राम यानी 1 मोल मतलब इसका कितना मोलर मास? 84 ग्राम। मैग्नीशियम कार्बोनेट कितने? इसके 1 मोल को कर रहा है, 1 मोल का मोलर मास इसका कितना होता है? 40 ग्राम। देयरफॉर है कितना अपने पास? है कितना? 20 ग्राम है कि नहीं? असली में तो इतनी है। ये कितना देना चाहिए? एक्सपेक्ट हम जो कर रहे हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 40 अपॉन 84 इंटू 20, इतना ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड देना चाहिए, आया ना? देखो इसको सॉल्व करो, इसको आएगा सॉल्व करके 9.52 ग्राम। अब देखो क्या हुआ अभी तक सवाल में, मैं पूरा सवाल फिर बता रहा हूं। मैग्नीशियम कार्बोनेट का 20 ग्राम कितना MgO दे रहा है? ये एक्चुअली में दे रहा है, एक्सपेरिमेंट करके निकाला है ना। और हमने क्या किया? थ्योरेटिकली निकाला कितना एक्चुअल देना चाहिए। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं हमने जो एक्सपेक्ट किया वो कितना किया है ना, क्योंकि कैलकुलेटेड है। लेकिन उससे ज्यादा आया या कम? एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट करके ज्यादा आया या कम आया ना। तो एक्चुअल यील्ड कम हुई, थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा आ रही है, पर एक्चुअली में जो आई वो 8 आई। तो परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी 8 अपॉन 9.52 इंटू 100% आ जाएगा 84.2 होगा। फिर देख लो वही होगा 84% ऑलमोस्ट, अप्रोक्सीमेटली 84% बोल सकते हैं। बस आंसर आ गया परसेंटेज, यानी परसेंटेज यील्ड जो निकाल रहे हो परसेंटेज प्योरिटी एक ही तरीके से निकालेंगे। नोट कर लो। बिठा दे। बस आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट क्लास चैप्टर खत्म कर देंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस करके इसको पॉलिश कर देंगे, ठीक है। तो आप रेडी हो जाओगे चैप्टर 1 के साथ। जय हिंद।